नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी नेट केवीएस या जेआरएफ के लिए हम सेशन लेकर आए हैं। विशेषकर उत्तराखंड एलटी जो भर्ती चल रही है उसके लिए हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट 6 के लेकर आए हैं। इसमें हम यूनिट फर्स्ट यानी हिंदी वर्णमाला और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो नए पैटर्न के आधार पर हमने इसको तैयार किया हुआ है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। आज इसमें हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, और इससे पहले कि सेशन नहीं देखें तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी बेहद खास होने वाले हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? इसमें आपने देखना है, हम ऑप्शन और केवल आंसर पर चर्चा करेंगे। किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। एक का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभिमान शब्द है, अनजान भी शब्द है, अवमान भी शब्द है, और इसमें जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है अभाव, आ प्लस भाव। ठीक है ना, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा? क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज और विशेष 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, गुमक्कर। तो इसमें देशज शब्द जो नहीं हो जाएगा वह है सी ऑप्शन, उच्चतर। क्योंकि फर्राटा भी जो है ये देशज शब्द है। देशज शब्द का मतलब होता है जो हमारी जो पारिवेशिक या हमारे जो क्षेत्रीय संबंधित भाषाएं होती है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फर्राटा हो गया, ये भी देशज आ गया, अड़ियल ये भी देशज हो गया, घुमक्कर। लेकिन उच्चतर जो है ये देशज नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण देशों में, या इसको ऐसा कहें कि ये संपूर्ण राष्ट्र में जो है बोला जाता है। ठीक है, फर्राटा कहीं का निश्चित क्षेत्रीय संबंधित भी हो सकता है। क्या पता इसको दूसरी जगह जो है दूसरा शब्द प्रयोग करते होंगे, तो ये देशज में आ गया। तो ये उच्चतर जो है विदेशज में भी आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक शब्द किसी वर्ड के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा डी ऑप्शन, यानी वाचाल। वाचाल प्रवृत्ति यानी ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह क्या कहलाता है? अमरत्व, मृत्युजय, अभयदान या अभय मुद्रा। तो इसके लिए 4 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी मृत्युजय इसको कहा जाता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, मृत्यु को जीत लिया, मृत्युजय इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कलश का पर्यायवाची क्या होगा? जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कलश को कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी ऑप्शन, चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी भी होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के वश में रहने वाला। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय उसको कहा जाता है, यानी इंद्रियां वश में न होना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें हम संपूर्ण सिलेबस से आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। इसमें हमने व्याकरण से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हुए प्रश्नों का 100 प्रश्नों का हम चयन इसमें किया है। और ऐसे ही हम जो उत्तराखंड एलटी जो भर्ती चल रही है हिंदी के लिए, जिसमें 195 प्लस जो पद है
उसके लिए हमने विशेष सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम आपको 3 महीनों के अंदर लगभग हम इसमें 50+ प्रैक्टिस सेट आपको देने वाले हैं, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वप्न का विलोम क्या होगा? दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण? 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। स्वप्न मतलब सोते समय देखना, या और इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जागरण। जागरण यानी जागृत अवस्था। स्वप्न हो गया सुषुप्त अवस्था में और जागरण हो गया जागृत अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त? राइट आंसर 9 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आसक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। आसक्ति होना और विरक्त भाव जागृत होना। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का मुहावरा का क्या अर्थ है? अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा करना? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या कहा? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना, यानी जो अपनी ही बातें ज्यादा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अपने ही बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलता है, वह हो गया अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भावार्थ क्या है? कई बार उदाहरणों का प्रयोग होता है, यानी लोकोक्ति जो है इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ओछे की प्रीति बालू की भीति। बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। यह बालू ओछा पदार्थ है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ओछे की प्रीति बालू की भीति का अर्थ हो गया बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ओछे का मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ इसका बताया जाए तो ओछे का मतलब होता है जो जिनके अंदर स्थिरता भाव नहीं रहता है, जो अपनी बातों का जो है प्रकटीकरण जल्दी कर देता है, यानी अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, ठीक है, या जो उतने होते नहीं है जितनी बढ़ा चढ़ा करके अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। क्योंकि आयोग जो है ऐसे अटपटे सवाल पूछता है और अटपटे उदाहरण पूछता है, अटपटे संबंध व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछता है, तो ऐसे ही अटपटे प्रश्नों का हमने संयोग किया है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भावार्थ क्या हो जाएगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है और बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गया। राइट आंसर 12 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का अर्थ होता है एक विपत्ति से छूट करके दूसरी विपत्ति आ पड़ना, यानी एक परेशानी समाप्त हुई और दूसरी तुरंत प्रकट हो गई। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, या हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। राइट आंसर 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ये गलत कहा गया है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, ये गलत कहा गया। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? प्रसिद्ध कौन नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी ऑप्शन, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो ये क्या है? ये सही नहीं है। अब आप कमेंट में बताइए कि वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता
किस लेखक की रचना है? नावादास, वल्लभाचार्य, नंददास या गोस्वामी गोकुलनाथ? राइट आंसर 15 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये 84 वैष्णव वन की वार्ता ये है गोस्वामी गोकुलनाथ जी की रचना है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। अगर आप बात करें कि अगर इसमें बात करें कि सरहपा के संबंध में एलटी सिलेबस में दिया गया है, इसको आपने विशेष पढ़ना है। तो सरहपा का संबंध किससे है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिद्ध साहित्य से इनका संबंध है। प्रश्न 17 की बात करते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या सम्मति? राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी ऑप्शन, प्रत्युत्पन्नमति इसको कहा जाता है जो शीघ्र ही किसी बात की युक्ति को सोच ले, यानी उस पर अपने विचार प्रकट करे। ठीक है। प्रश्न 18 की बात करते हैं। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। 18 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊसर उसको कहा जाता है। उपजाऊ को क्या कहते हैं? ऊसर। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उपजाऊ का मतलब हो गया कि जिस खेत या किसी जगह पर कलियां या बीज उत्पन्न होता है, और ऊसर का मतलब होता है जो बीज उत्पन्न नहीं हो पाता है। प्रश्न 19 की बात करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन, सार्वभौमिक उसको कहा जाता है जो पृथ्वी से संबंध रखता है। प्रश्न 20 की बात करते हैं। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन, अनुवाद। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं। तो यहां अनुधन वाद प्रत्यय है। ठीक है, कृपालु शब्द हो गया, मर्मज्ञ शब्द हो गया, वैज्ञानिक शब्द हो गया, लेकिन ये जो है ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अनु उपसर्ग वाद प्रत्यय है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? नम, शुष्क, गीला, लचीला। राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन, शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है नमी वाली जगह, और शुष्क का मतलब होता है सूखी जगह। ठीक है, प्रश्न 22 की बात करते हैं। परुष शब्द का विलोम, पुरुष नहीं कहा इसमें, ठीक है ना। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। 22 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोमल। परुष का मतलब होता है कठोर, ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा कोमल। प्रश्न 23 की बात करते हैं। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? जटिल, रूढ़, रिजु, वक्र। 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिजु। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाएगा? समशीत, समोष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। बात करते हैं 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समशीतोष्ण इसको कहा जाता है जो न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है, समान रूप से जिसका भाव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, या जिसका मन केंद्रित हो। राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अमनस्क कहा जाता। अन्य मनस्क यानी दूसरी तरफ मन होना। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? अवगाहन, प्रोभाव, विसर्जन या धन्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन, विसर्जन। आवाहन करना यानी बुलाना, और विसर्जन का मतलब होता है उनको विदा देना या इनको अपने स्थान भेज देना। जैसे देवताओं का आह्वान करते हैं और पूजन समाप्त होने के बाद देवताओं का जो है विसर्जन, जैसे गणेश जी का करते हैं। जब मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है गणेश जी को लाते हैं
गणेश चतुर्थी को और चतुर्दशी को उसका विसर्जन कर देते हैं, यानी उसे नदी या समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। जो मापा न जा सके, इसका सही अर्थ क्या होगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपरिमेय उसको कहा जाता है जिसको मापा ना जा सके। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, या रूढ़ियों एवं बायाडंबरों का विरोध, या आश्रयदाता की प्रशंसा। 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। प्रश्न 29 की बात करते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, या मंजन। 29 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, जायसी जी की रचना है पद्मावत। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। अष्टायाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, या वल्लभाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन, यानी नाभादास जी की रचना है अष्टायाम। प्रश्न 31 की बात करते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो पद्मावत जो है ये लिखा गया आपका अवधी भाषा में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हो जाएंगे? सूरदास, नंददास, नामदास, या गोकुलनाथ। 32 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी गोकुलनाथ। ठीक है, ऊपर हमने चर्चा की थी वैष्णवन की वार्ता, और ये होगी 252 वैष्णवन, यानी दोनों रचनाएं जो है गोकुलनाथ गोस्वामी जी की है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, या राम भक्ति काव्यधारा। 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कृष्ण काव्यधारा के रचयिता है नंददास जी। ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है नंददास जी। ठीक है, जिस प्रकार से रसकांत जी जो है वो कृष्ण प्रिय कवि माने जाते हैं, मीराबाई होगी आदि। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, या पंजाबी। 34 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रजभाषा है द्वारा लिखी गई सूरसागर। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, या रास पंचाध्यायी। 35 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रास पंचाध्यायी। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। 36 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, तुलसीदास, यानी तुलसीदास जी जो है ये राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है रामचरितमानस जैसे ग्रंथ लिखे हैं। सूरदास, रसखान और कृष्णदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, साख्य, वात्सल्य, या मातृ। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, दास्य भाव था तुलसीदास जी का। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद, मिठाई, या नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। 38 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। प्रश्न 39 की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक, या नरपति नाल्ह। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज रासो की रचयिता है। प्रश्न 40 की बात करते हैं। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनीक, चंद्रवरदाई, विद्यापति। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन,
दलपति विजय खुमानदासों के रचयिता है। प्रश्न 41 की बात करते हैं, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। 41 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। 42 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, साकेत। साकेत किसकी रचना है? कमेंट में अवश्य बताइए। बाकी ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की है। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये संत काव्य। कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि माने जाते थे और निर्गुण भक्ति काव्यधारा के जो कवि थे वो संत प्रवृत्ति के थे। वो किसी को निश्चित रूप नहीं मानते थे। उनका उद्देश्य था कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रवृत्ति देना, यानी मनुष्यों को या प्राणियों को जीवों से तुलना। जो हमारे अंदर है वही सभी के अंदर विद्यमान है, इसलिए संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं कबीरदास। राम काव्य का कवि कौन? तुलसीदास हो गए। सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, ये इनके प्रतिनिधित्व है, लेकिन ये इन्होंने निर्गुण निरांकार का प्रयोग किया है। 44 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। 44 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, तुलसीदास। तुलसीदास संत कवि नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। ये राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। बाकी जो है ये गुरु नानक, कबीरदास, रैदास ये संत कवि माने जाते हैं। इन्होंने अलग ही अलग अपनी दी है, जैसे कबीरदास की दोहावली और इनकी जो आदि इनकी रचनाएं रही है, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। प्रश्न 45 की बात करते हैं, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नावादास या कुतुबन। 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, नावादास। प्रश्न 46 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। 46 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रस मंजरी नहीं है। प्रश्न 47 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। 47 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं, कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर या घनानंद। राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी ऑप्शन, केशव दास जी की रचना है कविप्रिया। प्रश्न 49 की बात करते हैं, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां क्या है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत या गीतावली, रश्मिरथी। सही उत्तर हो जाएगा 49 का ए ऑप्शन, उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास यानी रत्नाकर जी की रचनाएं हैं। प्रश्न 50 पर हम पहुंच चुके हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए 100 प्रश्न का जो लक्ष्य आज रखा है उसको पूर्ण करते हैं बिना स्किप करे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 की ओर। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूषण जी की रचना है। आपको इसके जो पैटर्न दिया गया इसके अनुसार लग गया होगा कि संपूर्ण हमने जो यूनिट फर्स्ट यानी व्याकरण और हिंदी साहित्य का जो सिलेबस दिया है उसी के अनुसार हमने इसको जोड़कर बनाया है। ऐसे काफी सारे सेशन हम आपको देने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और कमेंट अवश्य करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या छत्रसाल दशक। राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी ऑप्शन, छत्रसाल दशक। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी ऑप्शन, ब्रजभाषा।
रीतिकाल कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। प्रश्न 53 की बात करते हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। 53 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी भूषण जी ने रीतिकाल के में वीर रस की कविताएं लिखी है। प्रश्न 54 की बात करते हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। सही उत्तर हो जाएगा 54 का ए ऑप्शन, यानी ब्रज भाषा। प्रश्न 55 की बात करते हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या ठाकुर। 55 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी घनानंद। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी केशवदास। प्रश्न 57 की बात करते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लूलाल, सदाशुकलाल, ईसा उल्लाह खां या सदल मिश्र। 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंसाला खां। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी या प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न 59 की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद, स्वामी सदानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नीलदेव, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। 60 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों भारतेंदु जी की रचना है। अब बताइए रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? कमेंट में अवश्य बताइए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या आनंद कादम्बिनी। 61 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, आनंद कादम्बिनी इस पत्रिका में उल्लेख किया गया है। प्रश्न 62 की बात करते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? चंद्रकिरण सौंदरेखा या बंग महिला, हेमवती देवी या चंद्रमुखी। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी बंग महिला पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। प्रश्न 63 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विस्मय विस्मोषधम, राजा दर्पण या पद्मावती। 63 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्मावती भारतेंदु जी की रचना नहीं है। प्रश्न 64 की बात करते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न 65 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेव वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। तो कौन सा जोड़ा सही है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महादेव वर्मा का निहार इन्होंने रचना की है। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। 66 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र। 67 की बात करते हैं। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या जायसी। 67 का राइट आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन, जायसी जो है ये छायावाद के कवि नहीं माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, बताइए कौन सी किस वाद के कवि माने जाते हैं, ये अवश्य बताइए। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महादेवी वर्मा में जो है वो मधुर वेदना कृष्ण के प्रति जितने भी इनके काव्य है उसमें मार्मिक दर्द जो है कृष्ण के प्रति वो छलकता है। 69 की बात करते हैं, प्रगतिवादी कवि सॉरी प्रगति काव्य सृष्टि है दार्शनिक वर्ग चेतना प्रधान या वैयक्तिक यथार्थ या यथास्थितिवादी? 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये वर्ग चेतना प्रधान। 70 की बात करते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आकर झरना या युग धारा? 70 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, युग धारा। ये अग्रवाल जी की रचना नहीं है। 71 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं, अज्ञेय कौन से वाद के कवि है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं? 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं अज्ञेय। और अज्ञेय जी का पूरा नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कई बार पूरा नाम भी पूछा जाता है तो इसको भी याद कर लीजिए। 73 की बात करते हैं, निहार की रचना किसने की है? माधवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर या पंत? तो निहार जो लिखी है 73 का राइट आंसर ए ऑप्शन, महादेवी वर्मा जी की रचना है निहार। प्रश्न 74 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिओद, सांदेगीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रिय प्रवास हरिओद जी की रचना है। प्रश्न 75 की बात करते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नई काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी नई काव्य उपकरणों का प्रयोग। प्रश्न 76 की बात करते हैं, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या कुमार नारायण? राइट आंसर 76 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, धर्मवीर भारती जी की रचना है। 77 की बात करते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, स्कंदगुप्त की पात्र है। प्रश्न 78 की बात करते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल या कुबेरनाथ राय? 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। प्रश्न 79 की बात करते हैं, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या यथार्थवादी? 79 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ऐतिहासिक उपन्यास है। 80 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी? 80 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों प्रेमचंद जी की रचना है। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विवश रस? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी वीर रस की सृष्टि, वीर रस का प्रयोग होगा वह इसमें वीरों का कैसा हो बसंत। प्रश्न 82 की बात करते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही? उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा रस है?
करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विवश रस। 82 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, करुण रस की प्रधानता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। मेरे तो गिरधल गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्तियां कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, कृष्ण रस या शांत रस? 83 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, शांत रस इसमें है। यानी मेरा भाई ने जो कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी मीरा ने जो है कृष्ण को ही अपना पति रूप में मान लिया था। शांत रस की प्रधानता है। 84 की बात करते हैं। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई, परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस? 84 का सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी भक्ति रस की भावना छलक रही है। भक्ति रस जो है वात्सल्य रस भी माना जाता है। ठीक है। 85 की बात करते हैं। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? यानी सभी संपूर्ण हमें सिलेबस के आधार इस पे लिया गया है। रस, छंद, अलंकार जो काव्यांग परिचय इसमें पूछा गया है और उनसे संबंधित सभी संपूर्ण टॉपिक हमने इसमें लाए हुए। ऐसे ही सेशन हम आपको मजेदार सेशन देने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहे। कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला ये सभी? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। प्रश्न 86 की बात करते हैं। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ राजिर बिहारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सुरठा, सवैया? 86 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, चौपाई है इसमें। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 की। छंद सार्थ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? पंतजील, पिंगल, पाणिनि या मनु? 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पिंगल जी की रचना है। प्रश्न 88 की बात करते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सम उन्नति के मूल, जिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय किसूल। पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, बरवे? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोहा इसमें प्रयोग किया गया है। प्रश्न 90 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा? 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्धकथानक। 90 की बात करते हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा? तो अर्धकथानक जो हमने ऊपर पूछा इससे पहले प्रश्न में, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आत्मकथा है। प्रश्न 91 की बात करते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रसाद युग? प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग भी इसको कहा जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, प्रसादोत्तर या छायावाद युग। 92 की बात करते हैं। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तकार कौन है? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद या लोचन प्रसाद पांडे या यशपाल जैन? 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न 93 की बात करते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है? रेखा चित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों, स्मारिका? 93 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों, यानी रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों इसमें है। 94 की बात करते हैं। अमिट रेखाएं, ये संस्मरण रेखा चित्रकार है? विष्णु प्रभाकर, सत्यावती मलिक या देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय? 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सत्यवती मलिक। प्रश्न 95 की बात करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी? 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्री गांधी। प्रश्न 96 की बात करते हैं। अनुभवों में कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6? राइट आंसर 96 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 3 भेद होते हैं। 97 की बात करते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यार्पण, नाट्यार्थार्थ, हृदय दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं?
97 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाट्य सार्ध। प्रश्न 98 की बात करते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण केशवदास और कवि खगोत समूह जय तह करे प्रकाश पंक्तियों किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार की पहचान होती है जहां एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ हो, जैसे सूर सूर है, ठीक है ना, तो दो बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में जहां एक ही पद में वर्णों की आवृत्ति हुई हो, और यमक अलंकार जहां एक ही पद में शब्दों की आवृत्ति हुई हो, ठीक है ना। बात करते 99, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष, अनुप्रास। 99 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूप सौंदर्य का, चरण कमल बंदो हरिराई यानी चरण जो है कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं, रूप वर्णन किया है गया है इसमें। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदु अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, उपमा। राइट आंसर हो जाएगा 100 का डी ऑप्शन, उपमा अलंकार। उपमा, उपमेय, उपमान। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। नील प्रधान बीच सुकुमारी खुल रहा मृदुल, नील प्रधान यानी आकाश की वर्णा, आकाश की तुलना की गई है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्नों का सेशन हमने आपको दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। ऐसे ही सेशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और प्यार कमेंट करते हुए सेशन कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।